हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम BHDS 184 का वीडियो लेकर आइए, तो बस अब अपने दोस्तों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए BHDS 184 यानी रेडियो लेखन की एक धमाकेदार एंड मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ, क्योंकि जब मेरे दोस्त मुझसे कोई डिमांड करे तो उसे पूरा करना तो बनता है। और आज का ये सेशन आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है और वो बैक 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके बाद पैटर्न तैयार किया गया है। अगर आप भी जून या दिसंबर 2026 के इग्नू के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके बेस यानी कि रेडियो लेखन के मूल मंत्र को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग हो तो पूरा पेपर आपकी मुट्ठी में होता है। अगर हम रेडियो लेखन को सीधे सीधे तौर पर बोले तो शब्दों से तस्वीर बनाना ही रेडियो लेखन है। चूँकि रेडियो पर कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ सिर्फ सुनाई देता है, इसलिए हमारा लेखन इतना सरल, साफ और दिलचस्प होना चाहिए कि सुनते ही सुनने वाले के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। बस यही इस पूरे सब्जेक्ट का मेन लॉजिक है। तो चलिए अब हम सभी मिलकर आज के इस मैराथन क्लास को आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर बनाते हैं और इन MBBI क्वेश्चन के साथ पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाशवाणी रेडियो के विभिन्न सेवा प्रभागों का परिचय दीजिए। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी के अंदर कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स या चैनल्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। आकाशवाणी भारत का सरकारी और सबसे बड़ा पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। इसका मेन काम देश के हर कोने में बैठे लोगों तक सही इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फुल इंटरटेनमेंट पहुंचाना होता है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें होती है, वैसे ही आकाशवाणी को भी कई सेवा प्रभागों यानी कि डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। तो चलिए अब इनके विभिन्न सेवा प्रभाग को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा यानी कि नेशनल सर्विस। यह जो है पूरे देश के श्रोताओं के लिए होती है। इसमें नेशनल लेवल के जरूरी न्यूज़, बड़े नेताओं के भाषण, क्लासिकल म्यूज़िक और देश के जुड़े खास प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, यानी कि नेशनल लेवल से जुड़ी बातें बताई जाती है। अब देखते हैं क्षेत्रीय प्रसारण सेवा यानी कि रीजनल सर्विस। हमारा भारत इतना बड़ा है, यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसलिए यहाँ डिपार्टमेंट हर स्टेट और रीजन की अपनी लोकल भाषा में प्रोग्राम तैयार करके ब्रॉडकास्ट करता है। इससे वहाँ के कल्चर और लोकल प्रॉब्लम्स को आवाज़ मिलती है। तो अब आते हैं स्थानीय प्रसारण सेवा की ओर। तो इसका मीनिंग होता है हम लोगों का लोकल सर्विस, स्थानीय प्रसारण सेवा। यह सर्विस किसी एक पर्टिकुलर जिले या छोटे एरिया के लोगों के लिए होती है। इसमें वहाँ के लोकल न्यूज़, खेती बाड़ी, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी छोटी बड़ी बातें बताई जाती है। किसके अंतर्गत? स्थानीय सेवा प्रसारण के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है समाचार सेवा प्रभाग यानी कि न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न।
इसमें जो है मेन काम है देश विदेश की हर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाना और उसका पूरा एनालिसिस करना। इसका मकसद जनता को एकदम सही और भरोसेमंद न्यूज़ देना है, यानी कि विश्वसनीय जानकारी देना है। नेक्स्ट है विदेश प्रसारण सेवा, यानी कि एक्सटर्नल सर्विसेज। यह डिपार्टमेंट इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों और विदेशी नागरिकों के लिए काम करता है। यह भारत की संस्कृति, यहाँ की नीतियाँ और देश के अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करता है। अब आते हैं विविध भारतीय सेवा की ओर, यानी कि यह जो है आकाशवाणी की लोकप्रिय मनोरंजन सेवा है। यह आकाशवाणी का सबसे पॉपुलर और सबका फेवरेट इंटरटेनमेंट चैनल है। इस पर फिल्मी गाने, रेडियो नाटक, बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू और मज़ेदार शोज आते हैं। अब नेक्स्ट है कृषि एवं शैक्षिक सेवा, एग्रीकल्चर एज एजुकेशन। यह स्पेशल वीक हमारे किसान भाइयों, स्टूडेंट्स और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए एजुकेशन की और जानकारियाँ देने वाले प्रोग्राम बनाती है, यानी कि यह जो है सामान्य नागरिकों एवं किसान भाइयों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। यानी कि हम सरल से सरल कम शब्दों में बोले तो आकाशवाणी एक बड़ा पेड़ है जिसकी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, लोकल न्यूज़ और विविध भारतीय जैसी अलग अलग शाखाएं हर टाइप के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस इमेज में आकाशवाणी यानी कि रेडियो के तहत कैसे कृषि सेवा यानी एग्रीकल्चर में हेल्प मिल रहा है। विविध भारती जैसे कि इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक हो गया, हम सभी भी इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। आकाशवाणी समाचार, लोग पहले न्यूज़ जो है रेडियो पे सुना करते थे। अदर देशों में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, यह भी हमें रेडियो के माध्यम से पता चल जाता है। उसके बाद स्थानीय प्रसारण सेवा, शैक्षिक सेवा, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा एवं राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, यह सभी जो है किससे जुड़ा हुआ था? आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था। आकाशवाणी हमें इमेजेस नहीं दिखाती है तो क्या हो गया, वो ऐसे बताती है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम उसे सुन नहीं रहे हैं, हम उसे देख पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, यानी कि रेडियो की भाषा पर प्रकाश डालिए। तो रेडियो की भाषा का मतलब होता है जब हम रेडियो के लिए कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को मज़ा आए, वो इन्जॉय करे। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को समझते हैं। रेडियो जनसंचार मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही यूनिक माध्यम है, क्योंकि इसमें श्रोता सिर्फ और सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकता। इसलिए रेडियो की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कान में पड़ते ही तुरंत समझ आ जाए। इसका मेन गोल यही है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से आम लोगों तक ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि वह मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाना है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे सरल और सहज भाषा का क्या मीनिंग है। यहाँ पे सरल और सहज भाषा का मीनिंग है रेडियो की भाषा, यानी कि रेडियो की लैंग्वेज एकदम नॉर्मल बोलचाल वाली होनी चाहिए ताकि कोई पढ़ा लिखा इंसान हो या गांव का कोई सीधा साधा व्यक्ति, हर कोई उसे आसानी से कैच कर सके, हर कोई उसे आसानी से समझ सके। अब देखते हैं स्पष्टता को कि यहाँ पे स्पष्टता का क्या मीनिंग है, यानी कि क्लैरिटी। जो भी शब्द या फिर वाक्य यूज़ किए जाएं उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे भारी भरकम या कन्फ्यूज़न करने वाले शब्दों से बचना जिसे सुनकर श्रोता सोच में पड़ जाए कि अरे ये क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कम टाइम में उसे सुनते हैं और जो इतना फास्ट बताया जाता है कि अगर शब्द क्लियर नहीं रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सुना हमने और क्या हमारे माइंड से चला गया।
उसके बाद है संक्षिप्तता, यानी कि ब्रेविटी। रेडियो पर समय लिमिटेड होता है, इसलिए छोटे और सीधे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जलेबी जैसी लंबी बातें घुमा घुमा कर अब है संक्षिप्तता, यानी कि ब्रेविटी। रेडियो पर समय लिमिटेड होता है, इसलिए छोटे और सीधे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। लंबी जलेबी की तरह बात घुमाने से मैसेज खो जाता है। अब देखते हैं प्रभावशीलता को, यानी कि इसका मीनिंग होता है इफ़ेक्टिवनेस। भाषा में ऐसा दम होना चाहिए जो श्रोता का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखे और उनको माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, यानी कि ऐसी बातें होना जो उसको अपनी ओर ऑटोमेटिक खींच ले आपको। अब देखते हैं शुद्ध उच्चारण के अनुकूल। रेडियो की जो भाषा है बोलने और सुनने के लिए ही बनी है, इसलिए स्क्रिप्ट में ऐसे वर्ड चूज़ किए जाते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एकदम साफ और आसान हो। अब देखते हैं रोचकता को, यानी कि इंटरेस्टिंग। शो चाहे जैसा भी हो, उसकी भाषा में एक अट्रैक्शन और लाइवलीनेस होता है, यानी कि जीवंतता होता है, ताकि सुनने वाला बोर होकर रेडियो बंद करके ना जाए, यानी कि श्रोता का जो रुचि है वह बना रहे। अब नेक्स्ट है श्रोता केंद्रित भाषा। तो इसका क्या मीनिंग होता है? ऑडियंस सेंट्रिक, यानी कि स्क्रिप्ट लिखते समय हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि सुनने वाले लोगों की उम्र क्या है, उसकी एजुकेशन कैसी है और उनका रीजनल बैकग्राउंड क्या है। अब देखते हैं हम लोग संवादात्मक शैली को, यानी कि कन्वर्सेशनल स्टाइल को। रेडियो की भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर नॉर्मल गपशप कर रहे हो, जिससे एक पर्सनल कनेक्शन फील हो। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसे जो है एक यूट्यूब के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई क्रिएटर बहुत कठिन और किताबी भाषा में बोलेगा तो आप उसकी वीडियो तुरंत स्किप कर देंगे, लेकिन अगर वो आपकी ही नॉर्मल बातचीत के स्टाइल में समझाएगा तो आप पूरा वीडियो मज़े से देखेंगे। ठीक उसी प्रकार रेडियो की भाषा बिल्कुल ऐसी ही होती है, यानी कि रेडियो की भाषा का सीधा रूल है, जो सुनो वो तुरंत बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सीधे दिमाग में छप जाए। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण समझाइए। यानी कि जब हम रेडियो के लिए न्यूज़ लिखते हैं तो स्क्रिप्ट तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो रेडियो के लिए समाचार लिखना, यानी कि रेडियो के लिए न्यूज़ लिखना अखबार या फिर टीवी के लिए न्यूज़ लिखने से बहुत अलग है। अखबार में लोग दोबारा पढ़ सकते हैं, टीवी पर विजुअल देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में श्रोता के पास सिर्फ एक मौका होता है न्यूज़ सुनने का। इसलिए रेडियो न्यूज़ हमेशा क्रिस्टल क्लियर, सिंपल और सीधे इम्पैक्ट डालने वाली होनी चाहिए, यानी कि समाचार जो है स्पष्ट, सरल और प्रभावी होना चाहिए। तो चलिए कैसा होना चाहिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज डीप में देखते हैं। सबसे पहला होना चाहिए हम लोग का सरल भाषा का प्रयोग, काफ़ी इजी लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, ताकि जो है समाज का हर व्यक्ति उसे एक बार में ही समझ जाए। उसके बाद है छोटे वाक्य, क्योंकि छोटे सेंटेंस जो है, छोटे वाक्य जो हैं सुनने में काफ़ी क्लियर और क्रिस्प लगते हैं, एकदम यह क्रिस्टल क्लियर होते हैं और यह सेंटेंस डायरेक्टली हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है। अब जो है तथ्यात्मक शुद्धता होनी चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग है, यानी कि फैक्चुअल एक्यूरेसी क्या होता है। तो न्यूज़ में जो भी फैक्ट्स या फिर डाटा दिए जा रहे हैं वो 100% सही और भरोसेमंद होना चाहिए। गलत या फेक न्यूज़ से रेडियो की क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है, यानी कि गलत सूचना से बचना चाहिए। यही क्या है, तथ्यात्मक शुद्धता है। अब जो है स्पष्टता और क्रमबद्धता,
यानी कि क्लैरिटी एज ऑर्डर, न्यूज को हमेशा एक लॉजिकल ऑर्डर क्रम में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि श्रोता बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी घटना को समझ सके। अब देखते हैं कठिन शब्दों से बचाव। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका मीनिंग समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। दूसरा है समय का ध्यान, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। रेडियो न्यूज बुलेटिन का टाइम फिक्स होता है, इसलिए न्यूज एकदम टू द पॉइंट और ज़रूरी इंफॉर्मेशन तक ही लिमिटेड होनी चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत जो है केवल इम्पॉर्टेंट बातों को ही बताया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत कम होता है। अब है उच्चारण योग्य शब्द। तो इसके अंतर्गत स्क्रिप्ट में ऐसे शब्दों को लिखा जाता है जिसे न्यूज़ रीडर बिना अटके बहुत ही आसानी से और फ्लो के साथ बोल सके। यानी कि समाचार वाचक को जो है आसानी हो बोलने में, वह इतना इजी तरीके से तैयार किया जाता है। एकदम उच्चारण शब्द इजी और योग्य होना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण के थ्रू इसे समझते हैं कि राज्य सरकार ने आज के किसानों के लिए नई सहायता योजना शुरू की है। इससे हजारों किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह न्यूज़ एकदम सिंपल, शॉर्ट और सीधे बात कहती है। यानी कि देखिए, राज्य सरकार ने आज किसानों के लिए एक नई सहायता योजना शुरू की, तो कितना अच्छा है ना कि एक ही लाइन में ये क्लियर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से रेडियो में भी हो जाता है, काफ़ी कम शब्दों में, सटीक शब्दों में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या हो रहा है अभी। यानी कि रेडियो समाचार लेखन का मूल मंत्र होता है छोटा वाक्य, आसान शब्द, सटीक जानकारी और पूरी निष्पक्षता। यहाँ पे निष्पक्षता का क्या अर्थ है? समाचार में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मत या फिर पक्षपात नहीं होना, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसको खुद के बारे में सोचकर नहीं, श्रोता के बारे में सोचकर तैयार किया जाता है, पूरी तरह निष्पक्ष भाव से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कंपेयरिंग और उद्घोषणा में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें किसमें अंतर देखना है? कंपेयरिंग एवं उद्घोषणा में, यानी कि कंपेयरिंग एंड अनाउंसमेंट में। वैसे तो कंपेयरिंग एवं उद्घोषणा दोनों ही ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट मैनेजमेंट से जुड़े काम हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद, इनका स्टाइल और प्रेजेंटेशन का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। कंपेयर जो है पूरे शो को संभालता है, जबकि उद्घोषक जो है सिर्फ एक मैसेजर की तरह काम करता है। उद्घोषणा क्या करता है? सिर्फ एक मैसेंजर की तरह काम करता है। अगर हम लोग कंपेयरिंग के अर्थ को समझें तो किसी प्रोग्राम को होस्ट करना और अलग अलग परफॉर्मेंस को आपस में एक स्टोरी की तरह जोड़ना, वही उद्घोषणा का मतलब होता है। किसी इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या सरकारी मैसेज की ऑफिशियल घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट करना। अगर हम इन दोनों के अर्थ को समझें तो कंपेयरिंग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को होस्ट करना और अलग अलग परफॉर्मेंसेस को आपस में एक स्टोरी की तरह जोड़ना। वहीं उद्घोषणा का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर सरकारी मैसेज की ऑफिशियल घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट करना। अब देखते हैं दोनों के उद्देश्य को। तो यहाँ पे कंपेयरिंग का जो अर्थ होता है, इसका जो मेन गोल होता है, पूरे शो को इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग एवं व्यवस्थित बनाना होता है। जबकि उद्घोषणा का जो अर्थ होता है, यहाँ पे इसका काम सिर्फ और सिर्फ जरूरी जानकारी को सीधे सीधे जनता तक पहुँचाना होता है। अब दोनों की शैली को देखते हैं, यानी कि दोनों का स्टाइल। तो कंपेयरिंग को देखते हैं सबसे पहले। कंपेयरिंग में बहुत ही अट्रैक्टिव बातचीत वाली इम्प्रेसिव लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन उद्घोषणा में सिंपल, टू द पॉइंट और फॉर्मल, यानी कि औपचारिक भाषा यूज होती है। अब है इसका विस्तार, यानी कि इसका स्कोप। तो सबसे पहले देखेंगे कंपेयरिंग को, उसके बाद देखेंगे उद्घोषणा को। तो चलिए कंपेयरिंग को समझते हैं। कंपेयरिंग में होस्ट किसी टॉपिक का
इंट्रोडक्शन देता है, अपनी कमेंट्स पास करता है और ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जबकि उद्घोषणा जो है अनाउंसमेंट बहुत ही शॉर्ट और डायरेक्ट होती है, उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा गपशप नहीं होता है। अब हम लोग भूमिका की ओर जाते हैं। तो कंपेयर का जो रोल होता है पूरे प्रोग्राम का सूत्रधार यानी कि एंकर होता है, जो शो को आगे बढ़ाता है। जबकि यहाँ पे उद्घोषक जो है इसका काम केवल नोटिस या फिर सूचना देना होता है। जैसे कि हम लोग जो है कंपेयरिंग को एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रसिद्ध गायक श्री रमेश जी को, जो अपनी मधुर प्रस्तुति से आपका मनोरंजन करेंगे। लेकिन उद्घोषणा का एग्जाम्पल को देखें तो सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट और सिंपल तरीके से एक लाइन में उद्घोषणा किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन वही हमने जो कंपेयरिंग में देखा था तो इसमें बोला जा रहा था, उसमें कुछ ऐड करके जो ऑडियंस के मन में इंटरेस्ट लाए उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। किसके अंतर्गत? कंपेयरिंग के अंतर्गत। अब हम लोग देख लेते हैं श्रोताओं से संबंध। कंपेयर जो है ऑडियंस के साथ लगातार एक पर्सनल बॉन्ड बनाकर रखता है, जबकि उद्घोषक जो है क्या करता है कि पर्सनल कनेक्शन नहीं करता, वे आया, सूचना दी और चला गया। यानी कि उद्घोषक को जो है ऑडियंस से कोई भी पर्सनल कनेक्शन होता ही नहीं है, वह अपना काम से मतलब रखता है, आता है, सूचना देता है और चला जाता है। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो जैसा कि आपने कॉलेज में कोई कंपटीशन में देखा होगा, जो स्टूडेंट स्टेज पर आकर शायरी बोलता है, चुटकुले सुनाता है और सिंगर्स बुलाता है, वो कंपेयर है। लेकिन अगर कॉलेज का नोटिस बोर्ड या कोई पर्सन माइक पर आकर बोले कि कल कॉलेज की छुट्टी है, तो वो क्या है? उद्घोषणा है, यानी कि अनाउंसमेंट है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहे तो कंपेयरिंग पूरे शो की जान होती है, जो माहौल बनाती है। और उद्घोषणा जो है वह क्या करती है कि सिर्फ ऑफिशियल नोटिस होती है, जो सिर्फ जरूरी खबर देती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भेंट वार्ता से आप क्या समझते हैं? अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विषय पर भेंट वार्ता के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए। भेंट वार्ता का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना। तो यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि भेंट वार्ता यानी कि इंटरव्यू किसे कहते हैं, और हमें अपनी पसंद के किसी भी एक टॉपिक पर इंटरव्यू लेने के लिए 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो भेंट वार्ता जो है मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जरिया है। इसे किसी फील्ड के एक्सपर्ट या किसी खास व्यक्ति से किसी स्पेशल टॉपिक पर सवाल पूछकर उनके विचार, उनके एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो मेन मकसद होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह जनता तक किसी विषय की सही और काम की जानकारी पहुंचाना। इंटरव्यू के सवाल हमेशा साफ, सिंपल एंड सीधे टॉपिक से जुड़े होने चाहिए, यानी कि विषय से संबंधित होना चाहिए। वैसे तो आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई भी विषय ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मेरी रुचि का विषय शिक्षा लिया है। तो चलिए अब हम लोग भेंट वार्ता यानी कि इंटरव्यू पर 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ही क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि मैं एक इंटरव्यूअर हूं और आप इंटरव्यू देने आए हैं, और मैं आपसे एक एक करके सारे ही क्वेश्चन पूछ रही हूं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? बताइए बताइए कैसे देखते हैं? एवं दूसरा सवाल देखते हैं अब, विद्यार्थियों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? फिर है ऑनलाइन शिक्षा की क्या क्या लाभ हैं, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर है ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने होते हैं।
विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि मेन मोटिव है कि स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। शिक्षा में तकनीक का क्या महत्व है, यानी कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या काम है। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में किन सुधारों की आवश्यकता है एवं शिक्षकों की भूमिका को आप किस प्रकार महत्वपूर्ण मानते हैं। अब है आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में आप कौन से प्रमुख बदलाव देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंटरव्यू के लिए बैक टू बैक 10 क्वेश्चन, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें तो आपने कभी पॉडकास्ट तो ज़रूर ही देखा होगा। किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी डॉक्टर को बिठाकर उनसे लाइफ और करियर के बारे में सवाल पूछता है, वही असल में डिजिटल ज़माने की भेंटवार्ता यानी कि इंटरव्यू है। तो भेंटवार्ता का मतलब होता है किसी एक्सपर्ट के दिमाग से काम की बातें निकाल कर सीधे जनता के फ़ायदे के लिए पेश कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा के आयोजन के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, विस्तार से समझाइए। महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर एक परिचर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन आयोजित करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा रखने का मेन मोटिव समाज की महिलाओं के राइट्स, उनकी एजुकेशन, नौकरी, सेफ्टी और उनकी सोशल भागीदारी को लेकर अवेयरनेस फैलाना होता है। रेडियो पर जब ऐसा कोई सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो उसे सफल बनाने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि डिस्कशन अपनी पटरी से ना उतरे। तो परिचर्चा के दौरान जो है आयोजन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए एक एक करके उन बातों को समझते हैं, जैसे कि विषय का स्पष्ट चयन, टॉपिक का सिलेक्शन। महिला सशक्तिकरण जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमें किसी एक स्पेसिफिक और करंट टाइम के हिसाब से रिलेवेंट टॉपिक को ही चुनना चाहिए, जैसे कि वर्किंग वीमेन की सेफ्टी या फिर डिजिटल एजुकेशन। फिर देखते हैं योग्य वक्ताओं का चयन, यानी कि राइट स्पीकर्स। चर्चा के लिए हमें ऐसे एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, सोशल वर्कर्स या फिर सक्सेसफुल महिलाओं को बुलाना चाहिए जो उस टॉपिक पर बहुत ही डीप और मीनिंगफुल बातें कर सके। फिर देखते हैं उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि डिस्कशन शुरू होने से पहले ही उसका मेन गोल सेट होना चाहिए ताकि पूरी बातचीत सही डायरेक्शन में आगे बढ़े और टाइम वेस्ट ना हो। अब देखते हैं श्रोताओं की भागीदारी को, यानी कि ऑडियंस इंगेजमेंट। डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर राउंड और पब्लिक को अपने थॉट शेयर करने का मौका मिलना चाहिए ताकि प्रोग्राम और ज़्यादा इफेक्टिव बने, क्योंकि प्रश्न उत्तर और विचार साझा करने से क्या होता है, सेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सब इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि हो सकता है मेरा भी टर्न आ जाए, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब है सरल भाषा का प्रयोग। चर्चा में कोई भी ऐसी किताबी या फिर भारी भाषा यूज नहीं होनी चाहिए जो आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए, यानी कि लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम सरल भाषा होना चाहिए। उसके बाद है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। हर एक स्पीकर को अपनी बात रखने के लिए एक फिक्स टाइम मिलना चाहिए ताकि पूरा प्रोग्राम टाइम पर ख़त्म हो सके और सभी की भागीदारी हो सके। अब नेक्स्ट है आवश्यक व्यवस्थाएं। स्टूडियो या फिर स्टेज पर बैठने की अच्छी व्यवस्था, प्रॉपर साउंड सिस्टम और बाकी ज़रूरी टेक्निकल टूल्स की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, यानी कि सेशन स्टार्ट होने से पहले एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। अब है सकारात्मक वातावरण। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पूरा डिस्कशन एकदम रिस्पेक्टफुल, बैलेंस्ड एवं
इंस्पायरिंग होना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पर शाम को होने वाली डिबेट्स तो देखी ही होंगी। बस फर्क इतना है कि वहाँ लोग चिल्लाते हैं, लेकिन रेडियो की परिचर्चा में बिना चिल्लाए बहुत ही इज्जत और सलीके से देश की प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। यानी कि एक अच्छी परिचर्चा वो है जहाँ सही एक्सपर्ट मिलकर तय समय के अंदर बहुत ही आसान भाषा में किसी बड़ी समस्या का सही सॉल्यूशन निकाले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेडियो नाटक यानी कि रेडियो ड्रामा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और उनके मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम का एक महत्वपूर्ण रूप है, यानी कि रेडियो नाटक पूरी तरह से एक ऑडियो मीडियम है। इसमें स्टेज या फिर स्क्रीन की तरह कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए पूरी कहानी कैरेक्टर्स की फीलिंग और सिचुएशंस को सिर्फ डायलॉग्स, साउंड इम्पैक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर श्रोताओं के सामने जिंदा किया जाता है। इसका जो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाला अपनी आंखें बंद करे तो उसके दिमाग में पूरा सीन खुद ब खुद चलने लगे, यानी कि श्रोता बिना देखे ही पूरे दृश्य की कल्पना कर सके। तो अब हम लोग एक एक करके प्रेजेंटेशन के टिप्स को देखते हैं, जिससे कि परिकल्पना जो है सक्सेसफुल हो पाए। सबसे पहले है प्रभावशाली पटकथा, यानी कि इजी में इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। रेडियो नाटक की स्क्रिप्ट एकदम सिंपल, इंटरेस्टिंग और क्लियर होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को कहानी समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर है सशक्त संवाद, यानी कि स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स। डायलॉग्स ही रेडियो नाटक की असली रीढ़ की हड्डी होती है। संवादों के जरिए ही कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, उनकी भावनाएं एवं पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है। किसके जरिए? स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स के जरिए, सशक्त संवाद के जरिए। अब देखते हैं उचित स्वर अभिनय, यानी कि वॉइस एक्टिंग। जो आर्टिस्ट जो है इसमें काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल उनके कैरेक्टर के मूड के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि यह किस पे डिपेंड करता है? उनके भावाव्यक्ति पात्रों के अनुसार होना चाहिए। अब है ध्वनि प्रभावों का प्रयोग, यानी कि साउंड इफ़ेक्ट्स। चूँकि कुछ दिखता नहीं है, इसलिए दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज़, बारिश की आवाज़, गाड़ियों का हॉर्न या फिर भीड़ का शोर का माहौल बनाने में बहुत मदद करता है। अब है संगीत का उपयोग, यानी कि म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक नाटक के इमोशन को और गहरा बना देता है, और जब कोई सीन चेंज होता है तो म्यूज़िक ही उसका सिग्नल देता है कि हाँ, अब जो है सीन चेंज हो चुका है। उसके बाद है स्पष्ट उच्चारण। तो स्पष्ट उच्चारण का होता है मीनिंग सभी कलाकारों का उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि एक भी शब्द मिस ना हो। उसके बाद है समय का संतुलन, यानी कि पेसिंग। नाटक की स्पीड एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट और ना बहुत ज़्यादा स्लो, ताकि श्रोता का इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद है निर्देशन की भूमिका, यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्टर ही वो कैप्टन होता है जो स्क्रिप्ट, वॉइस एक्टर्स, साउंड और म्यूजिक को एक साथ मिलाकर नाटक को जो है जीवंत बनाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। कोई निर्देशन कर रहा है, तो कोई कहीं पे शुद्ध उच्चारण की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ध्वनि प्रभाव के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। वहीं निर्देशन, संगीत सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? ऑडियंस को, श्रोताओं को एक अच्छा आउटपुट मिलेगा।
क्या आपको याद है बचपन में जब दादी या फिर नानी हमें भूत या राजा रानी की कहानी सुनाती थी और जब वो अपनी आवाज़ बदलकर डरावनी आवाज़ें निकालती थी तो हमारे दिमाग में पूरा सीन बन जाता था। रेडियो नाटक भी बिल्कुल इसी वॉइस और साउंड इंजीनियरिंग पर काम करता है। यानी कि रेडियो नाटक का अर्थ होता है बिना स्क्रीन के सिर्फ आवाज़ और म्यूजिक के जादू से श्रोता के दिमाग में पूरी फिल्म चला देना। दोस्तों, मेरा अटेंशन इस पीडीएफ को रीड करना या फिर बोरिंग बनाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये नहीं कि मैं पीडीएफ को रीड कर दूँ। तो डोंट थिंक कि मैं रीड नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद पीडीएफ परचेस करके उसे पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी 100% गारंटेड कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गीत संगीत के सामान्य कार्यक्रमों का विवेचन कीजिए। तो यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि रेडियो पर जो नॉर्मल गाने और म्यूजिक के प्रोग्राम्स आते हैं वे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो गीत संगीत के जो प्रोग्राम्स रेडियो के इतिहास में हमेशा से ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जनप्रिय रहे हैं। इनका जो मेन काम होता है कामकाज के बीच लोगों का फुल ऑन मनोरंजन करना, उनके अंदर म्यूजिक के प्रति टेस्ट डेवलप करना और हमारे कल्चर वैल्यूज को संभाल कर रखना। यानी कि रेडियो पर अलग अलग चॉइस के हिसाब से कई वैरायटी के म्यूज़िक शो चलते हैं, जिससे क्या होता है कि श्रोताओं का मनोरंजन बना रहता है। वह जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस म्यूज़िक को सुनता भी है और अपने कामों में लगा रहता है। तो इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के गीत और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहला है फिल्मी गीत कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि पुरानी और नई फिल्मों के हिट गाने सुनाए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स रेडियो पर सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरते हैं और इन्हें हर कोई पसंद करता है। किसे? फिल्मी गीत कार्यक्रम को कहीं ना कहीं आप और मैं भी पसंद करते होंगे। उसके बाद है लोकगीत कार्यक्रम। तो यानी कि इसका मीनिंग होता है फोक म्यूज़िक। इसमें जो है अलग अलग रीजन्स के ट्रेडिशनल लोकगीत जैसे कि बिहू, कजरी, छठ के गीत बजाए जाते हैं। इससे हमारी लोकल संस्कृति और परंपराएं जो है बची रहती है। जैसे कि हमारे बिहार का फेमस पर्व छठ पर्व, उसकी संस्कृति कितनी अच्छी है, उसके गीत कितने अच्छे हैं, काफ़ी मधुरमय है, एकदम उसमें रिलैक्स फील होता है, पीसफुल फील होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमारी संस्कृति जाती जा रही है। तो लोकगीत कार्यक्रम के थ्रू जो है क्या किया जाता है, रेडियो के जरिए इंसानों को अपनी संस्कृति और परंपराओं का याद दिलाने के लिए लोकगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। अब है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। तो इसे भी देखते हैं। आप इसे तो समझते ही होंगे कि ये जो है क्लासिकल म्यूज़िक है। इन शोज में भारत के क्लासिकल गायन और वादन जैसे कि सितार, तबला, शास्त्रीय राग को जगह दी जाती है, जो म्यूजिक के शौकीनों के लिए होते हैं। क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में बिना वादन की वो बात ही कहाँ। सितार, तबला, शास्त्रीय राग, यही सब तो क्लासिकल म्यूज़िक को बेस्ट बनाते हैं। अब है भक्ति संगीत कार्यक्रम। सुबह सुबह प्रसारित होने वाले इन कार्यक्रमों में भजन, कीर्तन और सूफी गाने सुनाए जाते हैं, जो पूरे माहौल स्पिरिचुअल और शांत बना दे। यानी कि क्या करते हैं, यह पूरे वातावरण को आध्यात्मिक वातावरण बना देते हैं। हो सकता है आपके घरों में भी आपके पापा या मम्मी सुबह सुबह सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग बजा देते हों, कीर्तन का कुछ गाना बजा देते हों और आपकी नींद उसी धार्मिक गीतों के साथ खुलती हो। अब है अनुरोध आधारित कार्यक्रम। तो रिक्वेस्ट शोज, ये वो शोज होते हैं जहां श्रोता खुद खत लिखकर, कॉल करके या फिर मैसेज करके अपनी पसंद के गाने की डिमांड करता है। यानी कि यह पूरी तरह से श्रोता के मूड पे डिपेंड करता है। वो मैसेज करता है कि मुझे इस टाइप के गाने सुनने हैं, तो क्या होता है, यह उसको पूरा करता है। यह जो है अनुरोध आधारित कार्यक्रम के अनुसार होता है।
उसके बाद है विशेष अवसरों के कार्यक्रम, यानी कि नेशनल हॉलीडे जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर बड़े त्योहारों जैसे दिवाली, ईद पर स्पेशल थीम बेस्ड देशभक्ति या फिर फेस्टिवल वाले गाने बजाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है नवोदित कलाकारों के कार्यक्रम। तो इसमें नए और उभरते हुए सिंगर्स और म्यूजिशियन को अपनी प्रतिभा यानी कि टैलेंट दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। यानी कि जो सिंगर्स होते हैं, संगीतकार होते हैं, वह अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ दिखाते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। जैसा कि आज के समय में हमारे फ़ोन में स्पॉटिफाई या फिर विंक ऐप पर अलग अलग मूड के लिए प्लेलिस्ट होती है, 90s हिट, डिवोशनल, पार्टी सॉन्ग्स, ठीक वैसे ही प्लेलिस्ट रेडियो स्टेशन बहुत पहले से ही अलग अलग शोज़ के नाम से चलाता आ रहा है। यानी कि अगर हम सीधे और शॉर्ट शब्दों में कहें तो रेडियो के संगीत कार्यक्रम हर उम्र और हर मूड के इंसान के लिए परफेक्ट ऑडियो थाली की तरह होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसी खेल या शोभा यात्रा के लिए 5 मिनट की कमेंट्री तैयार कीजिए। यानी कि इसमें हमें किसी स्पोर्ट्स मैच या फिर किसी शोभा यात्रा के लिए 5 मिनट की एक लाइव कमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखनी है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निकलने वाली एक भव्य शोभा यात्रा की लाइव कमेंट्री तैयार कर रहे हैं। कमेंट्री ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाले के अंदर पूरा जोश और विजुअल क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट प्रारंभिक दृश्य से करेंगे, यानी कि द इंट्रो से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर शहर में आयोजित भव्य शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण यानी कि लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं। इस समय यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से गुजर रही है और मेरे चारों तरफ आप लोगों का गजब का उत्साह देख सकते हैं। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में डूब चुका है। तो ये था हमारा प्रारंभिक दृश्य यानी कि द इंट्रो, जिसमें सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज लिए विद्यार्थी चल रहे हैं। यानी कि हमारे आगे एक प्यारा सा व्यू है जिसके अंतर्गत सबसे आगे हमारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए गर्व से कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। उनके ठीक पीछे मिलिट्री और स्कूल का बैंड दस्ता देशभक्ति की बहुत ही सुंदर और मधुर धुन बजा रहा है। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभिक दृश्य को देखा, चलिए अब चलते हैं सांस्कृतिक झांकियां को देखते हैं। अब हमारे सामने आ रही है अलग अलग स्कूलों और संस्थाओं की खूबसूरत झांकियां। ये झांकियां भारत के गौरवशाली इतिहास, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज और हमारी अनेकता में एकता के संदेश को बहुत ही प्यारे तरीके से दिखा रही है। किसके थ्रू? सांस्कृतिक झांकियां के थ्रू। अब स्टार्ट करते हैं छात्रों की प्रस्तुति को, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्यार्थी रंग, यानी कि रंग बिरंगे कपड़ों में सजे ये छोटे छोटे बच्चे सड़क पर ट्रेडिशनल डांस और कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा क्राउड तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ा रहा है। यानी कि जन भागीदारी के अंतर्गत क्या कर रहा है कि पूरा क्राउड तालियां बजाकर गर्व से उनका हौसला बढ़ा रहा है। अब है विशेष आकर्षण। तो हम लोग विशेष आकर्षण और समापन दृश्य को एक साथ देखते हैं। इस यात्रा का एक और खास अट्रैक्शन महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की झांकी है, जो बहुत ही जरूरी सोशल मैसेज दे रही है। यह शोभा यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। देशभक्ति के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है और सच में यह नेशनल यूनिटी का एक बेजोड़ उदाहरण है। यानी कि क्या हो रहा है कि विशेष आकर्षण के तौर पर यह जो झांकी है महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है और पूरा वातावरण क्या हो रहा है? गर्व से गूंज रहा है।
अंततः हम कमेंट्री का असली मतलब को, इसके अर्थ को याद रखेंगे कि कमेंट्री का मतलब है किसी भी लाइव इवेंट को अपने शब्दों में कैमरे से कैप्चर करके श्रोताओं के कानों तक लाइव टेलीकास्ट कर देना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रेडियो की नई सेवाओं का परिचय दीजिए। यानी कि आजकल के इस डिजिटल और हाई टेक ज़माने में रेडियो के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी और नई सर्विसेज आ रही है। समय के साथ साथ रेडियो ने तकनीकी विकास को अपनाते हुए अनेक नई सेवाएं शुरू की है। यानी कि समय के साथ साथ रेडियो ने खुद को बहुत बदला है और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसी वजह से रेडियो आज के समय में पहले से कई ज़्यादा मॉडर्न, इफ़ेक्टिव और हर जगह पहुंचने वाला माध्यम बन गया है। इन नई सर्विसेज ने श्रोताओं तक इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। तो नई सेवाओं ने श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को अधिक सरलता से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे कि एफएम रेडियो सेवा, काफ़ी प्रचलित है ये एफएम रेडियो सेवा, आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे इनके बारे में। एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के आने से रेडियो की साउंड क्वालिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। यह आजकल के युवाओं के बीच गाने और मज़ेदार सोच के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कौन है? एफएम रेडियो सेवा। इसके बाद दूसरा है सामुदायिक रेडियो सेवा। तो कम्युनिटी रेडियो, यह बहुत ही छोटे लेवल पर किसी खास गांव, कम्युनिटी या फिर यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है। इसका फोकस वहां के लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स और उनकी खेती बाड़ी की ज़रूरतों पर होता है। यानी कि इससे जो है स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है सामुदायिक रेडियो सेवा से। अब नेक्स्ट है इंटरनेट रेडियो। अब जो है रेडियो सुनने के लिए किसी बड़े एंटीना या फिर रेडियो सेट की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनेट के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन को लाइव सुन सकते हैं। अब देखते हैं डिजिटल रेडियो सेवा को, यानी कि DRM को। इस नई डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बिना किसी डिस्टरबेंस, यानी कि DRM के वजह से बहुत ही हाई डेफिनेशन साउंड मिलती है और एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई चैनल मिल जाते हैं। अब समझते हैं मोबाइल रेडियो सेवा को। आज हर स्मार्टफोन में इनबिल्ट FM होता है या फिर रेडियो के ऐप्स होते हैं, जिसकी वजह से चलते फिरते ट्रैवल करते हुए रेडियो सुनना बच्चों का खेल हो गया है। अब आते हैं विशेष समाचार और शिक्षा सेवा की ओर। तो अब कई ऐसी 24/7 रेडियो चैनल्स आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ या फिर सिर्फ किसानों के लिए या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल कंटेंट ही ब्रॉडकास्ट करती है। अब देखते हैं पॉडकास्ट सेवा को। यह सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सर्विस है। इसमें अगर आपका कोई शो लाइव छूट भी गया तो आप इंटरनेट पर रिकॉर्डेड ऑडियो प्रोग्राम को भी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले हम सिर्फ टीवी पर फिक्स टाइम पर आने वाले शोज देखते थे, लेकिन आज हमारे पास नेटफ्लिक्स और यूट्यूब है, जब मर्जी तब देखो। ठीक वैसे ही ट्रेडिशनल रेडियो अब इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट बन चुका है, जिसे आप जब चाहे जहाँ चाहे अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि रेडियो अब सिर्फ एक पुराना डब्बा नहीं रहा, बल्कि वह आपके स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट, FM और पॉडकास्ट के रूप में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रेडियो से प्रसारित होने वाले समाचार के लिए राजनीति और अर्थनीति से संबंधित 4 नमूने तैयार कीजिए। यानी कि रेडियो पर जो न्यूज़ बोली जाती है उसके हमें 4 सैंपल यानी कि नमूने लिखकर दिखाने हैं, 2 राजनीति के और 2 अर्थनीति के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेडियो न्यूज़ हमेशा बहुत ही शॉर्ट, क्लियर और बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, खासकर जब
बात जो है पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमी की हो, तो भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम आदमी को भी समझ आ जाए कि देश में क्या चल रहा है। यानी कि रेडियो समाचार संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होते हैं। तो चलिए हम लोग रेडियो सैंपल्स यानी कि 4 नमूनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीति समाचार 1, यानी कि ये सैंपल 1 है। केंद्र सरकार ने आज संसद में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार के अनुसार यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इस पर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं राजनीति समाचार 2 को। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज संपन्न हुआ। सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये दोनों थे राजनीतिक समाचार के कुछ सैंपल्स। तो चलिए अब हम लोग आर्थिक समाचार के सैंपल्स को देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक समाचार 1 के बारे में। सरकार ने छोटे छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना से देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ने और प्रोडक्शन में सुधार होने की पूरी संभावना है। अब आता है आर्थिक समाचार 2। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसानों के लिए नई लोन यानी कि ऋण सुविधा शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो हमने राजनीतिक और आर्थिक दोनों समाचार सैंपल्स को देखा कि कैसे उसका वे होता है, बोलने का क्या वे होता है। तो चलिए अब इसका मेन मकसद को समझ लेते हैं। यानी कि रेडियो के न्यूज़ सैंपल हमें सिखाते हैं कि खबर चाहे बजट की हो या फिर चुनाव की, उसे बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे और सरल शब्दों में ही पेश करना चाहिए, जैसा कि हमने राजनीतिक समाचार 1 और 2 एवं आर्थिक समाचार 1 और 2 के जरिए देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इट्स मीन कि रेडियो पर जो नॉलेज बढ़ाने वाले एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट वाले शोज आते हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और वो समाज के लिए क्यों अच्छे हैं। तो इसके उत्तर को हम लोग अगर देखें तो बोला गया है कि रेडियो जो है आज भी जनसंचार का एक प्रभावी माध्यम है। यानी कि इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो आज भी जनसंचार का एक बहुत ही मजबूत और असरदार जरिया है। इस पर आने वाले ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम समाज के हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो या फिर किसान, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारी अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं। यानी कि ये समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये जो कार्यक्रम हैं केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि लोगों के ज्ञान और जागरूकता में भी वृद्धि कराते हैं। जैसे कि ज्ञान में वृद्धि, इससे जो है नॉलेज बूस्ट होता है। रेडियो पर जो साइंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर्स के शोज आते हैं, उनमें आम जनता को घर बैठे नई नई जानकारियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दूसरा है शिक्षा का माध्यम, यानी कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले स्टूडेंट्स रेडियो क्लासेस और क्विज प्रोग्राम्स के जरिए जनरल नॉलेज और अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही यह मनोरंजन का साधन भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जो गाने, रेडियो नाटक, कॉमेडी शोज और कल्चरल प्रोग्राम रेडियो पर आते हैं, वो बिना किसी अश्लीलता के पूरी फैमिली का इंटरटेनमेंट करते हैं और मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं। अब देखते हैं जागरूकता का विकास, यानी कि अवेयरनेस। पर्यावरण बचाने, साफ सफाई रखने यानी कि स्वच्छता अभियान और बीमारियों से बचने के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं, वे लोगों की सोच को बदलते हैं। अब बात करते हैं सभी के लिए सुलभ के बारे में, यानी कि इजीली एक्सेसिबल। रेडियो को चलाने के लिए किसी महंगे इंटरनेट पैक या फिर बिजली की ज़रूरत नहीं होती। इसे गांव, शहर, हर जगह बहुत ही सस्ते में सुना जा सकता है।
अब बात करते हैं संस्कृति का संरक्षण पर, यानी कि लोकगीत और लोक कथाओं के जरिए रेडियो हमारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज की जनरेशन के दिलों में जिंदा रखता है। अब है समय का सदुपयोग, यानी कि मल्टीटास्किंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेडियो की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि इसे सुनते सुनते आप दूसरे काम जैसे कि खाना बनाना, पढ़ाई करना, ड्राइविंग करना या फिर खेती करना, कोई भी काम मज़े से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जी के मन की बात प्रोग्राम तो ज़रूर सुना होगा। वो रेडियो पर आते हैं और देश की अच्छी कहानियों, अचीवमेंट्स और साफ सफाई पर बात करते हैं। वो एक ही साथ पूरे देश को एजुकेट भी करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। यही रेडियो की असली ताकत है। यानी कि हम एक साथ शॉर्ट में समझें तो रेडियो के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम अंधेरे में टॉर्च की तरह काम करता है, जो बिना किसी भेदभाव के सबको इंटरटेनमेंट और नॉलेज बांटता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कमेंट्री क्या है? किसी कमेंटेटर को कमेंट्री के लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है? यानी कि यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि लाइव कमेंट्री असल में होती क्या है, और जो पर्सन कमेंट्री करता है यानी कि कमेंटेटर जो होता है, उसे मैच या फिर इवेंट से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमेंट्री का मतलब क्या होता है। कमेंट्री का मतलब होता है किसी भी लाइव मैच, सरकारी परेड या फिर किसी बड़े फंक्शन को आंखों देखा हाल तुरंत अपने शब्दों में बयां करना। इसका इकलौता मकसद यही होता है कि जो लोग वहां स्टेडियम या फिर ग्राउंड में मौजूद नहीं हैं, उन तक भी पूरा घटना एकदम लाइव, सच्ची और मज़ेदार जानकारी पहुंच सके। एक अच्छा कमेंटेटर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि रेडियो और टेलीविज़न में कमेंट्री का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग घटनाओं को बिना वहां उपस्थित हुए भी समझ सकते हैं। कमेंट्री के लिए कमेंटेटर को कई तैयारियां करनी पड़ती है। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। जैसे कि विषय का पूरा ज्ञान। कमेंटेटर को उस खेल या फिर इवेंट के सारे नियम कानून, उसकी हिस्ट्री और पुराने रिकॉर्ड्स की A to Z जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है तथ्य संग्रह, यानी कि डाटा कलेक्शन। मैच से पहले कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, वेदर रिपोर्ट क्या है, वेन्यू कैसा है, इन सब फैक्ट्स की एक डायरी या फिर नोट्स पहले से ही तैयार करने होते हैं। अब देखते हैं भाषा पर पकड़, यानी कि भाषा पर मजबूत पकड़ होना चाहिए। कमेंटेटर की लैंग्वेज इतनी सिंपल और फ्लोइंग होनी चाहिए कि श्रोता बिना रुके उसकी बात से कनेक्ट हो सके। अब बात करते हैं आवाज़ का अभ्यास, यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन। मैच में जब चौका लगे या फिर विकेट गिरे तो आवाज़ में एक्साइटमेंट होना चाहिए, और जब मैच स्लो हो तो आवाज़ नॉर्मल, यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव, साफ प्रोनाउंसिएशन का डेली प्रैक्टिस जरूरी है। अब बात करते हैं अवलोकन क्षमता की, यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल। कमेंटेटर की नज़रें बाज की तरह तेज होनी चाहिए ताकि वो मैदान पर होने वाली पल पल की मूवमेंट को देखकर तुरंत सही शब्दों में उस बात को ढाल सके। नेक्स्ट देखते हैं आत्मविश्वास और संयम, यानी कि पेशेंस। लाइव ब्रॉडकास्ट में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे अचानक बारिश आ जाना या कोई विवाद हो जाना। ऐसी सिचुएशन में भी बिना घबराए शांत रहकर लगातार बोलते रहने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। अब है तकनीकी जानकारी, यानी कि माइक को कैसे होल्ड करना है, ऑडियो लेवल्स क्या होते हैं और बाकी ब्रॉडकास्टिंग टूल कैसे काम करते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इंस्टाग्राम पर अपनी फ़नी मीम या फिर वीडियो के नीचे अपनी खुद की वॉइस ओवर या फिर कमेंट्री डालते हैं ताकि वो वीडियो मज़ेदार हो जाए, बस इसी प्रोफेशनल कमेंटेटर भी वही काम लाइव ग्राउंड से पूरे देश के लिए करता है। यानी कि शॉर्ट में बोले तो कमेंट्री का मतलब है शब्दों से लाइव वीडियो बनाना,
जिसके लिए कमेंटेटर को अपनी नज़र, अपनी आवाज़ और अपनी नॉलेज को हमेशा टॉप लेवल पर रखना पड़ता है, एकदम हाई लेवल पर रखना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रेडियो का क्या रोल है और यह बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किस तरह हेल्प करता है। तो इसके आंसर को अगर हम लोग समझें तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो एक बहुत ही क्रांतिकारी और वरदान जैसा माध्यम रहा है। यह देश के उन दूर दराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों तक भी एजुकेशन पहुंचाने का सबसे सस्ता और आसान जरिया है, जहां आज भी अच्छे स्कूल, कॉलेज या इंटरनेट क्वालिटी या फिर कनेक्टिविटी सही नहीं है। इसके जरिए स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि स्पेशली विशेष रूप से जहां विद्यालय या फिर अन्य शैक्षणिक सुविधाएं सीमित होती है, वहां रेडियो शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण। तो अगर हम लोग इसे देखें, रेडियो पर अलग अलग क्लास के सिलेबस के हिसाब से ऑडियो लेक्चर्स, प्रोग्राम्स और चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरा है दूरस्थ शिक्षा में सहायक, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग। जो स्टूडेंट किसी मजबूरी या फिर पैसे की कमी के कारण रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें रेडियो के जरिए घर बैठे ही पूरी एजुकेशन मिल जाती है। अब है तीसरा सामान्य ज्ञान में वृद्धि, यानी कि जीके बूस्ट। रेडियो पर आने वाले डेली न्यूज़, डिस्कशंस और क्विज कंपटीशन बच्चों की जनरल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। फोर्थ है भाषा विकास में सहायक, यानी कि रेडियो पर जो वक्ता बोलता है उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही शुद्ध होता है। इसे सुनकर बच्चे सही तरीके से वर्ड्स को बोलना और अपनी वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली को बढ़ाना सीखते हैं। अब बात करते हैं पांचवा, यानी कि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। रेडियो पर बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट और करियर काउंसलर्स आते हैं, जिनके एक्सपीरियंस और गाइडेंस का लाभ सीधे गरीब से गरीब स्टूडेंट को भी मिलता है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ में समय और धन की बचत, यानी कि रेडियो क्लासेस के लिए कोई महंगी फीस या फिर यूनिफॉर्म या फिर बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे बहुत ही कम खर्चे में लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेवंथ लास्ट, यानी कि जागरूकता का विकास। पढ़ाई के साथ साथ रेडियो बच्चों को हेल्थ, हाइजीन एवं इन्वायरमेंट और सोशल एक्सक्यूज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से एजुकेट और अवेयर करता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बच्चा काफ़ी हिल एरिया में है, बट यहाँ पर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहा है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन काफ़ी इजी हो पा रहा है, क्योंकि ये रेडियो के माध्यम से, संचार के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर पा रहे हैं। ये बच्चा अकेला है बट ये हैप्पी है, क्योंकि ये रेडियो के जरिए अपने लाइफ को जी पा रहा है। यहाँ लैब में देख सकते हैं कि लैब के जरिए रेडियो के अंतर्गत अपने नॉलेज का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यानी कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कई सारे तरीके से, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, संचार के लिए हो, कृषि के लिए हो, इन्वायरमेंट के लिए हो। इसमें हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है, हाइजीन के लिए हो। तो दोस्तों, जैसे कि कोविड के टाइम में जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो हम सब ने ऑनलाइन यूट्यूब या फिर जूम क्लासेस से पढ़ाई की थी। रेडियो ठीक यही काम हमारे देश के उन गरीब और पिछड़े इलाकों में भी बहुत सालों से कर रहा है, जहां आज भी स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यानी कि रेडियो शिक्षा का एक ऐसा चलता फिरता स्कूल है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है और इसकी फीस बिल्कुल जीरो है। अंततः रेडियो शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण और इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बच्चों के कार्यक्रम के लिए रेडियो लेखन कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। यह सवाल पूछ रहा है कि जब हम छोटे बच्चों के लिए रेडियो ससेस लिखते हैं
तो स्क्रिप्ट तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में देखें तो बच्चों के लिए रेडियो लेखन यानी कि बच्चों के लिए रेडियो स्क्रिप्ट लिखना सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम माना जाता है, क्योंकि बच्चा का माइंड बहुत ही चंचल होता है। लिखते समय उनकी उम्र, उनकी समझ के लेवल और उनकी साइकोलॉजिकल लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेखन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें नई जानकारी और अच्छे संस्कार भी दे। चूँकि बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट का मेन गोल यही होना चाहिए कि वो मज़े मज़े में मोरल वैल्यूज़ और नई बातें सीख जाएं और बोर भी ना हो। तो हम लोग पॉइंट्स के जरिए देखते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट होनी कैसे चाहिए। सरल और सहज भाषा में, यानी कि बच्चों की स्क्रिप्ट में कोई भी डिफ़िकल्ट या फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का यूज बिल्कुल मना है। भाषा एकदम वही होनी चाहिए जो अपने घर या फिर दोस्तों के साथ बोलते हैं। उसके बाद है रोचक विषयों का चयन, यानी कि सोच के टॉपिक्स हमेशा बच्चों के फेवरेट होने चाहिए, जैसे परियों की कहानियाँ, जानवरों की बातें, मज़ेदार पहेलियाँ एवं कॉमिक पोएम्स और छोटे छोटे साइंस के मैजिक्स। अब बात करते हैं संवेदात्मक शैली के बारे में। स्क्रिप्ट लिखते समय ऐसा फील होना चाहिए कि रेडियो का आरजे या फिर करेक्टर सीधे उस बच्चे के सामने बैठकर उससे बात कर रहा है, यानी कि उससे सवाल पूछ रहा है। यानी लेखन जो है एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे कोई सीधे बच्चों से बात कर रहा हो। अब बात करते हैं कल्पना शक्ति का विकास, यानी कि इमेजिनेशन। स्क्रिप्ट में ऐसे करेक्टर्स और साउंड इफ़ेक्ट्स जैसे कि जादू की छड़ी की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में इमेजिनेशन यानी कि इमेजिनेशन पावर बढ़े। अब है मनोरंजन और शिक्षा का संतुलन। प्रोग्राम में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटना है, फन और एजुकेशन का भी 50-50% का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। कार्यक्रम में आनंद के साथ साथ उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एक उदाहरण के बारे में। अगर हम बच्चों को साफ सफाई यानी कि स्वच्छता सिखानी है, तो हम उन्हें लंबा भाषण देने के बजाय दो बच्चों जैसे कि चीनू और मीनू की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, जो कैसे रोज़ सुबह कचरा डस्टबिन में डालते हैं और बीमार होने से बच जाते हैं। इसे सुनकर बच्चे बहुत ही आसानी से आदतें सीख जाएंगे। यानी कि बच्चों के लिए रेडियो लेखन का सीधा नियम है, खुद बच्चा बन जाओ, कहानी सुनाओ, पहेली बुझाओ और हंसते हंसते अच्छी बात सिखा जाओ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उद्घोषक की योग्यता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक रेडियो उद्घोषक यानी कि अनाउंसर बनने के लिए एक पर्सन के अंदर कौन सी खूबियां या फिर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। उद्घोषक रेडियो या फिर अन्य प्रसारण माध्यमों का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, यानी कि उद्घोषक जो है रेडियो स्टेशन की असली पहचान और उसकी आवाज़ होती है। वह रेडियो स्टेशन और घर में बैठे लाखों श्रोताओं के बीच एक मजबूत पुल यानी कि ब्रिज की तरह काम करता है। कोई भी रेडियो शो कितना भी अच्छा क्यों न लिखा हो, वो तब तक हिट नहीं हो सकता जब तक कि अनाउंसर उसे बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट ना करे। यानी कि एक अच्छा उद्घोषक जो है केवल सूचना नहीं देता, बल्कि अपने प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखता है, जैसे कि स्पष्ट और मधुर आवाज़ से। यानी अनाउंसर की आवाज़ बहुत ही साफ, अट्रैक्टिव और कानों को सुकून देने वाली होनी चाहिए, ताकि लोग उसे देर तक सुनना पसंद करें। उसके बाद है भाषा पर अच्छा अधिकार, यानी कि उसे उस लैंग्वेज का बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिना किसी क्षेत्रीय प्रभाव के। अब हम लोग आत्मविश्वास को देखते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस। माइक के सामने बैठते ही उसके अंदर एक गजब सा कॉन्फिडेंस और नेचुर पने का भाव होना चाहिए, एक अलग सा अपनापन होना चाहिए। जरा सी भी घबराहट आवाज़ में पकड़ी जाती है।
अब है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। एक अच्छे उद्घोषक को देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी पूरी खबर होनी चाहिए ताकि वो गानों के बीच में कुछ अच्छी और करंट बातें शेयर कर सके। अब बात करते हैं प्रभावशाली अभिव्यक्ति के बारे में, यानी कि अपनी बात को बहुत ही सिंपल, सीधे और अट्रैक्टिव तरीके से जनता के सामने रखने का हुनर उसके पास होना चाहिए, यानी कि प्रभावशाली अभिव्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समय की समझ, यानी कि पेसिंग। रेडियो पर हर सेकंड की कीमत होती है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि कब अपनी बात खत्म करनी है और कब गाना प्ले करना है। धैर्य और संयम, यानी कि अगर लाइव शो के दौरान अचानक कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या फिर लाइव चली जाए तो बिना पैनिक किए सिचुएशन को बहुत ही शांति से हैंडल करने आना चाहिए। उसके अंदर काफ़ी धैर्य और संयम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं श्रोताओं की रुचि की समझ, यानी कि उसे अपने ऑडियंस की नब्ज पता होनी चाहिए कि इस समय लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। अब देखते हैं तकनीकी जानकारी, यानी कि उसे अपने स्टूडियो के मिक्सर, माइक्रोफोन और ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि हम लोग सीधे सीधे और शॉर्ट तौर पे बोले तो रेडियो उद्घोषक का मतलब है एक ऐसी जादुई आवाज़ जिसके पास शब्दों का भंडार हो, गजब का कॉन्फिडेंस हो और जो पल भर में अजनबियों को भी अपना दोस्त बना ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डॉक्यूमेंट्री और रूपक पर विस्तृत चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेडियो की दो सबसे बड़ी विधाएं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एवं रूपक, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री और रूपक रेडियो प्रसारण की बहुत महत्वपूर्ण विधाएं हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री और रूपक दोनों ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बहुत ही पॉपुलर और इंफॉर्मेटिव फॉर्मेट्स हैं। इन दोनों का ही मेन काम जनता को किसी सीरियस टॉपिक पर पूरी जानकारी देना और समाज में अवेयरनेस फैलाना होता है, लेकिन इन दोनों के लिखने और प्रेजेंट करने का स्टाइल एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, यानी कि दोनों की प्रस्तुति शैली अलग होती है, लेकिन दोनों ही ज्ञानवर्धक और रोचक मानी जाती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्तचित्र के बारे में। डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से किसी रियल घटना, असली व्यक्ति, जगह या किसी सोशल इशू पर बेस्ड एंड 100% फैक्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है। इसमें कोई भी काल्पनिक बात नहीं जोड़ी जा सकती। इसकी जो मेन विशेषताएं हैं यह पूरी तरह से फैक्ट्स पर चलती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री की विशेषताएं होती है तथ्य पर आधारित जानकारी और जागरूकता भी बढ़ाती है, वास्तविक घटनाओं का वर्णन करती है एवं शोध और प्रमाणों पर आधारित होती है। कौन होती है? डॉक्यूमेंट्री। वही अब हम लोग रूपक की बात करें तो इसकी विशेषता होती है यह रेडियो की एक बहुत ही लिटरेरी यानी कि साहित्यिक और ड्रामेटिक विद्या होती है। इसमें किसी भी सीरियस टॉपिक को डायरेक्ट फैक्ट्स की तरह बताने के बजाय कैरेक्टर्स और डायलॉग्स स्टोरी और ड्रामा के रूप में पेश किया जाता है। यानी कि इसकी विशेषता की बात करें तो संवाद प्रधान होता है एवं कल्पना और नाटकीयता का प्रयोग होता है, मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है एवं विषय को सरल और प्रभावशाली बनाता है। यानी कि यह संवाद डायलॉग प्रधान होता है एवं इसमें राइटर अपनी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी का यूज करके बोरिंग टॉपिक को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बना देता है। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो हमें पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर प्रोग्राम बनाना है। तो अगर हम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा बताएंगे तो इतने पेड़ कट गए तो वह डॉक्यूमेंट्री होगी, लेकिन अगर हम एक पेड़ और एक इंसान के बीच की बातचीत का नाटक बनाकर पेश करेंगे तो वो रूपक कहलाएगा।
अगर हम लोग इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो जैसे नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो होती है पूरी तरह से पुलिस फाइल असली होती है और उसके फुटेज पर बेस्ड होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री होती है। वही जो सावधान इंडिया, तो हम इसके उदाहरण की अगर बात करें तो अगर हमें पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर प्रोग्राम बनाना है तो अगर हम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा बताएंगे कि इतने पेड़ कट गए तो वो डॉक्यूमेंट्री होगी, लेकिन अगर हम पेड़ को और एक इंसान के बीच की बातचीत का नाटक बनाकर पेश करेंगे तो वह जो है रूपक कहलाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर कहे तो डॉक्यूमेंट्री का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ कड़वा सच और फैक्ट्स, और रूपक का मतलब होता है उसी सच को मिर्च मसाला और कहानी के साथ बहुत ही टेस्टी बनाकर पेश करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। किसी मेले का आंखों देखा हाल आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, समझाइए। यानी कि अगर हमें किसी बड़े मेले का लाइव आंखों देखा हाल रेडियो पर सुनाना हो तो आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो मेले का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते समय कमेंटेटर को बहुत ही सजीव, क्लियर और एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी पिक्चर खींचनी पड़ती है। इसका मेन गोल यही होता है कि श्रोता घर पर रजाई में लेटा हुआ है, वो भी रेडियो सुनकर ऐसा महसूस करे कि वो खुद मेले की भीड़ में खड़ा होकर छोले खा रहा है और झूले झूल रहा है। तो प्रेजेंटेशन हमेशा नेचुरल और पूरे जोश के साथ होना चाहिए। प्रस्तुति में केवल देखी गई बातों का वर्णन होना चाहिए, भाषा सरल, प्रभावशाली और रोचक होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेले का परिचय से, यानी कि सबसे पहले कमेंट्री शुरू करते ही मेले का नाम, वो किस जगह पर लगा है, किस फेस्टिवल के मौके पर लगा है, यह सारी बेसिक जानकारी दी जाती है। उसके बाद आता है वातावरण का वर्णन। इसके बाद वहाँ की सजावट, लोगों की भारी भीड़, रंग बिरंगी दुकानें, बड़े बड़े झूले, जो भी लाइट वेट डेकोरेशन है उसका पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसके बाद आता है गतिविधियों का क्रमबद्ध विवरण। तो मेले में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक ऑर्डर में बताना होता है। जैसे पहले हम एंट्री गेट से अंदर गए, फिर खिलौने की दुकानें आई, फिर मिठाई का कॉर्नर आया और लास्ट में जादू का शो। अब आता है ध्वनियों का उल्लेख, यानी कि साउंड्स का उल्लेख। मेले का असली ज्ञान वहाँ का शोर होता है। बच्चों के हंसने रोने की आवाज़, पीपी बजाने की आवाज़, मिकी माउस वाले झूले का म्यूज़िक और दुकानदारों की आवाज़ को शब्दों में बयां करना जरूरी है। अब है रोचकता बनाए रखना, यानी कि कमेंटेटर के बोलने के स्टाइल में पूरा एक्साइटमेंट और नेचुरल फ्लो होना चाहिए ताकि श्रोता लगातार रेडियो से चिपका रहे। अब आता है तथ्यात्मक जानकारी देना, यानी कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या फिर झूठ नहीं बोलना है। जो कुछ भी आंखों के सामने दिख रहा है उसी को ईमानदारी से प्रेजेंट कर देना है, यानी कि तथ्यात्मक जानकारी देना है। जैसे कि हम लोग उदाहरण को देखते हैं तो मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजी है, बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और चारों तरफ उत्साह तथा आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम पे अभी के टाइम में हम इसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर कोई ब्लॉगर किसी नई जगह या फिर फूड फेस्टिवल में जाकर कैमरा घुमा घुमा कर दिखाता है, देखो गाइस यहाँ की सबसे बड़ी ये दुकान है, यहाँ कितनी भीड़ है। रेडियो कमेंटेटर भी बिल्कुल वही व्लॉगिंग करता है, बस उसके पास कैमरा नहीं होता, वे बेजुबान अपनी जुबान से ही कैमरे का काम करता है। यानी कि मेले का आंखों देखा हाल सुनाने का मतलब है अपनी आंखों को कैमरा और अपनी जीभ को प्रोजेक्टर बनाकर श्रोता के दिमाग के पर्दे पर पूरा मेला लाइव चला देना। एवं अब आता है हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय दीजिए। यानी कि यह सवाल पूछ रहा है कि जनसंचार यानी कि मास मीडिया के कौन कौन से अलग अलग माध्यम या फिर प्लेटफॉर्म्स आज के समय में अवेलेबल हैं और उनके क्या काम हैं।
जनसंचार का मीनिंग होता है ऐसे टूल्स या साधन जिनके जरिए कोई एक इंफॉर्मेशन, विचार या फिर न्यूज़ को एक ही साथ बहुत ही कम समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज के मॉडर्न समाज में मास मीडिया हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, जो लोग एजुकेट करने, अवेयर करने और देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय दीजिए। यानी कि आज के मॉडर्न समाज में जनसंचार यानी कि मास मीडिया के कौन कौन से अलग अलग माध्यम या प्लेटफॉर्म्स आज के समय में अवेलेबल हैं और उनके क्या काम हैं। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनसंचार को, यानी कि मास कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग होता है ऐसे टूल्स या साधन जिसके जरिए कोई एक इन्फॉर्मेशन या विचार या न्यूज को एक ही साथ बहुत ही कम से कम समय में करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज के मॉडर्न समाज में मास मीडिया हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, जो लोगों को एजुकेट करने, अवेयर करने और देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि आधुनिक समाज में जनसंचार जो है विभिन्न माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है लोगों को जागरूक बनाने, शिक्षा देने तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं। जैसे कि इनके माध्यमों को एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे समाचार पत्र, यह जो है मास मीडिया का सबसे पुराना, ट्रेडिशनल और भरोसेमंद लिखित माध्यम है। इसके जरिए रोज़ सुबह देश दुनिया की खबरें, बड़े बड़े आर्टिकल्स और विज्ञापन जो है हमारे घरों तक पहुंचते हैं। इसके बाद आता है रेडियो, यानी कि यह जनसंचार का सबसे सस्ता, पोर्टेबल और आसान श्रव्य ऑडियो माध्यम है। इसके लिए किसी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। इसे हर कोई सुनकर न्यूज़ और गानों का मज़ा ले सकता है। तीसरा माध्यम है टेलीविज़न, यानी कि टीवी। यह ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसमें आवाज़ के साथ साथ लाइव वीडियो भी दिखती है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है आपकी दिमाग पर सबसे ज़्यादा और गहरा होता है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब आती है पत्रिकाएं, यानी कि मैगजीन्स। ये वीकली या फिर मंथली पब्लिश होती है और इसमें किसी खास टॉपिक जैसे कि साइंस, स्पोर्ट्स, सिनेमा या फिर पॉलिटिक्स पर बहुत ही डीप और डिटेल आर्टिकल्स छापे जाते हैं। किसके अंतर्गत? पत्रिकाओं के अंतर्गत। अब है मेन हमारा इंटरनेट, यानी कि आज के समय का सबसे फास्ट और सुपर फास्ट संचार माध्यम। इसके जरिए पलक झपकते ही कोई भी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स। इन्होंने आज आम जनता को भी अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखने की पावर दे दी है। किसने? सोशल मीडिया ने। वहीं हम लोग फिल्में की बात करें, यानी कि सिनेमा, फिल्में केवल प्योर इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि ये समाज को एक बड़ा आईना दिखाती है और कई ज़रूरी सोशल और एजुकेशनल मैसेजेस लोगों तक पहुंचाती है। यानी कि मास मीडिया का मतलब है पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जो हमें हर पल अपडेट और एंटरटेन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास का वर्णन कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है भारत देश में रेडियो की शुरुआत कब हुई, इसका विकास कैसे हुआ और यह आज के मुकाम तक कैसे पहुंचा। यह जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना है। यानी कि भारत में रेडियो का इतिहास जो है
लगभग 100 साल पुराना है। आज़ादी से पहले से लेकर आज के डिजिटल युग तक रेडियो ने देश की तरक्की, लोगों को एजुकेट करने और इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ही शानदार सफ़र तय किया है, जिससे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका आई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, जो कि 1923 से हुआ था। तो भारत में रेडियो का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट साल 1923 में हुआ। कुछ शौकियों लोगों द्वारा बम्बई रेडियो क्लब के जरिए, किसके जरिए? बम्बई रेडियो क्लब के जरिए किया गया। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बम्बई और कलकत्ता से रेगुलर रेडियो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए। दूसरा है हमारा सरकारी नियंत्रण, यानी कि 1930। तो साल 1930 में अंग्रेज़ों की सरकार ने इस पूरे सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया और इसका नया नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। उनका नाम क्या रखा अंग्रेज़ों ने? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के बारे में, यानी कि 1936 का समय। साल 1936 रेडियो के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। तो जिसके बाद हम सब आकाशवाणी के नाम से इसे जानने लगे। किसके नाम से जानने लगे? आकाशवाणी के बाद से 1936 में जब इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, उसके बाद हमें आकाशवाणी के नाम से पता चला इसके बारे में। स्वतंत्रता के बाद इसका विकास को देखते हैं, यानी कि 1947 के टाइम में, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब पूरे भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशंस ही थे। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने इसका तेज़ी से विस्तार किया और देश के कोने कोने में नए रेडियो सेंटर्स खोले गए। अब आता है विविध कार्यक्रमों का प्रसारण। तो वैरायटी प्रोग्राम्स की शुरुआत के टाइम में धीरे धीरे रेडियो पर सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि किसानों के लिए यानी कि कृषि के क्षेत्र में, बच्चों के नाटक यानी शिक्षा के क्षेत्र में एवं खेल, कमेंट्री और फरमाइशी गानों का पूरा दौर शुरू हो गया। यानी कि अब जो है यह अलग अलग क्षेत्रों में हो चुका था, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, यह जो है काफ़ी प्रसारित हो गया था धीरे धीरे। अब आते हैं FM रेडियो का आगमन में, यानी कि 1990 के दशक के टाइम का बात। तो 1990 के दशक में भारत में प्राइवेट और सरकारी FM चैनल्स की एंट्री हुई। इसने रेडियो की आवाज़ को एकदम साफ कर दिया और युवाओं को दोबारा रेडियो का दीवाना बना दिया। यानी जो है आज रेडियो देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जन माध्यम के रूप में रेडियो की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बाकी सारे मास मीडिया जैसे टीवी, अखबार, इंटरनेट के मुकाबले जो हैं रेडियो के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें या फिर यूनिक फीचर्स है जो इसे सबसे अलग और बेस्ट बनाते हैं। तो एक जन माध्यम के रूप में यानी कि मास मीडियम के रूप में रेडियो आज भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर टूल है। इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस यह है कि समाज के उस तबके तक भी बहुत ही प्यार से पहुंच जाता है जहां बाकी के मॉडर्न साधन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो एवरग्रीन बनाती है, यानी कि रेडियो की अनेक विशेषताएं इसे अन्य जन माध्यमों से अलग बनाती है। तो जिसमें सबसे पहला आता है व्यापक पहुंच। रेडियो का जो होता है काफ़ी व्यापक पहुंच होता है, मास रीच होता है। रेडियो की रीच बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे बड़े बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के जंगलों, पहाड़ों और छोटे छोटे गांवों तक बहुत ही आसानी से सिग्नल्स के जरिए जो है पहुंचा दिया जाता है।
एवं यह जो है बहुत कम खर्चीला माध्यम है, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। रेडियो सबसे सस्ता साधन है, ना तो इसके लिए कोई महंगा मोबाइल फ़ोन चाहिए और ना ही कोई मंथली रिचार्ज या फिर वाईफाई का खर्चा। एक बार छोटा सा रेडियो ले लो, ये सालों तक फ्री में चलता है। उसके बाद है त्वरित सूचना का साधन, यानी कि इंस्टेंट न्यूज़। रेडियो पर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़, मौसम की चेतावनी या फिर इमरजेंसी अलर्ट तुरंत ही ऑन एयर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं साक्षरता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अखबार पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम है, इसलिए देश का कोई भी अनपढ़ या फिर बुजुर्ग इंसान भी इसे सुनकर पूरी दुनिया की खबर रख सकता है। अब बात करते हैं मनोरंजन का प्रभावी माध्यम, यानी कि इस पर आने वाले तरह तरह के गाने, नाटक और हास्य कवि सम्मेलन श्रोताओं का मूड एकदम फ्रेश कर देते हैं, यानी यह जो है मनोरंजन का प्रभावी माध्यम है। अब है शिक्षा और जागरूकता, यानी कि यह समाज को अंधविश्वास से दूर करने, खेती बाड़ी की नई तकनीक सिखाने और हेल्थ के प्रति जागरूक करने का सबसे बड़ा जरिया है। अब है सरल और सहज भाषा, यानी कि बेस्ट लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज इतनी आसान और देसी होती है कि इसे समझने के लिए दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना पड़ता। अब है हर समय उपलब्धता, यानी कि पोर्टेबिलिटी। आप इसे जेब में रखकर खेत में काम करते हुए, दुकान पर बैठे हुए या फिर ट्रैवल करते हुए कहीं भी मज़े से सुन सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी एक ऐसे गांव में गए हैं जहां पे नेटवर्क पूरी तरह से गायब है, बिजली कटी हुई है और अखबार भी नहीं आता। वहां भी एक छोटा सा बैटरी वाला रेडियो ऑन करते हैं और आपको देश की सारी खबरें और गाने मिलने शुरू हो जाएंगे। यही रेडियो का असली सुपर पावर है। यानी कि हम इसे आसान और सरल भाषा में कहें तो रेडियो एक ऐसा सस्ता और पक्का दोस्त है जिसे ना पढ़ाई की डिग्री चाहिए और ना ही महंगे रिचार्ज के पैसे, वो बस आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। परिचर्चा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का विवेचना कीजिए। यह सवाल पूछ रहा है कि परिचर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन किसे कहते हैं और जब हम रेडियो पर कोई परिचर्चा करवाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि शो खराब ना हो। तो इसके आंसर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिचर्चा का अर्थ। तो परिचर्चा का सीधा मतलब होता है किसी एक फिक्स टॉपिक या फिर प्रॉब्लम्स पर दो से ज़्यादा एक्सपर्ट्स द्वारा आपस में बैठकर अपने अपने आइडियाज़ और विचारों का आदान प्रदान करना। इसका मेन गोल किसी मुद्दे को अलग अलग नज़रिए से समझना और किसी सही कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। रेडियो और टीवी पर इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि जनता को सही नॉलेज मिल सके। परिचर्चा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि विषय की स्पष्ट जानकारी। डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले जितने भी गेस्ट एवं पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें उस टॉपिक की A to Z पूरी और गहरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि बातचीत का कोई लेवल हो। अब है उद्देश्य की स्पष्टता, यानी कि परिचर्चा का जो मेन मोटिव है वो पहले से ही सबको क्लियर होना चाहिए ताकि बातचीत भटकाकर या फिर किसी फालतू बहस में ना बदल जाए। नेक्स्ट है भाषा की सरलता, यानी कि चर्चा के दौरान बहुत ही सिंपल, क्लियर और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। किसी भी अपशब्द या फिर रूड बिहेवियर से बचना चाहिए। अब है समय का ध्यान। हर वक्त वक्ता को अपनी बात रखने के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाना चाहिए ताकि सबको बराबर मौका मिले और सभी को मौका मिले। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना, यानी कि डिसिप्लिन। यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है। जब कोई एक पर्सन बोल रहा हो तो उसकी बात को बीच में काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी बात खत्म होने का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है तथ्यपरक विचार, यानी कि फैक्ट बेस्ड टॉक। डिस्कशन में हवाई बातें या फिर अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। जो भी बात बोली जाए उसके पीछे ठोस फैक्ट्स और प्रूफ होने चाहिए।
नेक्स्ट है विषय से जुड़े रहना, यानी कि कभी कभी बोलते बोलते लोग पुराने पर्सनल किस्से किस्से या फिर राजनीति पर आ जाते हैं, इसलिए हमेशा मेन टॉपिक पर ही टिके रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं संचालक की भूमिका, यानी कि मॉडरेटर। जो पर्सन उस डिस्कशन को होस्ट कर रहा है उसे बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, उसे शो का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि सबको बराबर चांस देना है। यानी कि संचालक को जो है अपनी भूमिका में काफ़ी संतुलन बनाकर रखना चाहिए, जिससे क्या हो, सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिले। यानी कि सीधे और शॉर्ट टर्म में बोले तो एक सफल परिचर्चा का मतलब है बिना किसी तू मैं के पूरे डिसिप्लिन के साथ आसान भाषा में किसी गंभीर मुद्दे पर एक हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन करना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। रेडियो नाटक के भेद का परिचय दीजिए। यानी कि रेडियो पर जो नाटक सुनाए जाते हैं वो स्टोरी और थीम के हिसाब से कितने टाइप्स यानी कि भेद के होते हैं। जैसा कि हमें पता है, रेडियो नाटक जो है पूरी तरह से कानों का खेल है, जिसमें विजुअल गायब होते हैं और सिर्फ डायलॉग्स और साउंड का राज होता है। रेडियो पर श्रोताओं की अलग अलग पसंद और अलग अलग मैसेजेस देने के लिए नाटकों को कई सारे कैटेगरीज या फिर भेदों को डिवाइड किया गया है। यानी कि विषय और प्रस्तुति के आधार पर रेडियो नाटक के कई भेद होते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है सामाजिक रेडियो नाटक। तो इससे हमारी समाज की डेली प्रॉब्लम जैसे कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, पढ़ाई लिखाई का महत्व या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स पर बेस्ट कहानियाँ दिखाई और सुनाई जाती है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक रेडियो नाटक। ये नाटक इतिहास के बड़े बड़े राजा महाराजाओं, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों और आज़ादी की लड़ाइयों की सच्ची दास्तानों पर लिखे जाते हैं। कौन से? ऐतिहासिक रेडियो नाटक। अब आता है पौराणिक रेडियो नाटक, यानी कि इसमें हमारे पुराने धर्म ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत या फिर बाकी धार्मिक और गॉड गॉडेस की कथाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया जाता है। उसके बाद है हास्य रेडियो नाटक, यानी कि इनका एकमात्र गोल श्रोताओं को हंसाना, उनका स्ट्रेस दूर करना और कॉमेडी के जरिए समाज पर एक मीठा सा तंज कसना होता है। नेक्स्ट है जासूसी रेडियो नाटक, यानी कि थ्रिलर। इनमें भरपूर सस्पेंस, थ्रिल, क्राइम और मिस्ट्री होती है। सीआईडी की तरह इसमें जासूस कातिल को ढूंढता है और श्रोता अंत तक रेडियो से बंधा रहता है। नेक्स्ट है बाल रेडियो नाटक, यानी कि ये स्पेशल शोज छोटे बच्चों के लिए होते हैं, जिनमें परियों की कहानियाँ, पंचतंत्र की सीख और मोरल स्टोरी सुनाई जाती है। इसके बाद आता है रूपांतरित रेडियो नाटक, यानी कि एडेप्टेड प्लेज। जब किसी बहुत ही फेमस हिंदी उपन्यास जैसे कि प्रेमचंद की गोदान या किसी शॉर्ट स्टोरी को रेडियो के फॉर्मेट में ढालकर पेश किया जाता है तो उसे रूपांतरित नाटक कहते हैं। अब आता है एकांकी रेडियो नाटक, यानी कि वन एक्ट प्ले। यह बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नाटक होता है जो 10 से 15 मिनट में एक सिंगल सिचुएशन पर ख़त्म हो जाता है और बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। अंततः हम कह सकते हैं कि थीम चाहे जैसी भी हो, रेडियो नाटक के ये अलग अलग भेद हर टाइप के श्रोता को ऑडियो एंटरटेनमेंट पक्का करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रेडियो रूपक के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक बेहतरीन रेडियो रूपक यानी कि रेडियो फीचर तैयार करने के लिए कौन कौन से मेन एलिमेंट्स या फिर मसालों की ज़रूरत होती है। रेडियो रूपक यह जो है एक बहुत ही कमाल की और आर्टिस्टिक विद्या है। इसमें किसी भी रियल टॉपिक, किसी महान व्यक्ति या किसी सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फैक्ट्स, डायलॉग्स एवं म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के कॉम्बो के साथ पेश किया जाता है। इसका असली मकसद यही है कि श्रोता को बोर किए बिना उसे पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और उसका इंटरेस्ट भी बना रहे।
अब देखते हैं रेडियो रूपक के कुछ आवश्यक तत्वों को, जैसे कि विषय का चयन यानी टॉपिक सिलेक्शन। रूपक का जो टॉपिक होना चाहिए वो एकदम क्लियर, समाज के लिए यूजफुल और श्रोताओं के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा है तथ्यात्मकता यानी कि फैक्ट्स। रूपक भले ही नाटक की तरह सुने जाने में लगता हो, लेकिन इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है वो 100% सच्ची, प्रामाणिक और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। इसमें जो है मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं चलती। अब बात करते हैं प्रभावशाली कथानक के बारे में, यानी कि स्क्रिप्ट या फिर प्लॉट के बारे में। रूपक की जो पूरी स्टोरी लाइन होनी चाहिए वो बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्डर लाइन में होनी चाहिए, ताकि सस्पेंस और इंटरेस्ट बना रहे। अब आता है संवाद यानी कि डायलॉग्स। इसके डायलॉग्स एकदम नेचुरल, छोटे और सीधे दिल को छूने वाले होने चाहिए, जो कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर दे। अब आता है ध्वनि प्रभाव। तो साउंड इफेक्ट जो है सिचुएशन को रियल बनाने के लिए प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ या फिर रोने की आवाज़। अब आता है संगीत यानी कि म्यूज़िक। म्यूज़िक रूपक की आत्मा की तरह है। यह जो है श्रोताओं के इमोशन को जगाता है और शो को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। अब आता है भाषा शैली यानी कि लैंग्वेज स्टाइल। इसकी लैंग्वेज एकदम फ्लोइंग, सिंपल और आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, जिसे कोई भी आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अब आता है प्रस्तुति कौशल यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो आरजे या फिर वॉइस आर्टिस्ट उस रूपक को नरेट कर रहा है, उसकी आवाज़ का जादू और उसकी कमाल की एक्सप्रेशन पावर ही रूपक को सुपरहिट बनाती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम के प्रयोजन व उनके लिए कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियों पर विचार व्यक्त कीजिए। यह सवाल दो बातें पूछ रहा है। पहला कि बच्चों के लिए रेडियो प्रोग्राम बनाने का प्रयोजन यानी कि मकसद क्या होता है, और दूसरा है आजकल के समय में बच्चों के लिए ये प्रोग्राम्स बनाने में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बच्चों के लिए रेडियो यानी कि ये प्रोग्राम्स जो है बच्चों के कोमल दिमाग को सही डायरेक्शन देने, उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल और स्क्रीन वाले ज़माने में बच्चों को सिर्फ ऑडियो के जरिए रेडियो से बांधकर रखना एक बहुत ही टेढ़ी खीर बन चुका है। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का प्रयोजन को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है ज्ञानवर्धन। बच्चों को बहुत ही आसान और फनी तरीके से साइंस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और जनरल नॉलेज की बातें सिखाना। उसके बाद आता है मनोरंजन। कहानियों, कविताओं और गानों के जरिए बच्चों को एक साफ सुथरा और संस्कारी तरीके से इंटरटेनमेंट देना। अब आता है नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल वैल्यूज़। खेल खेल में बच्चों को ईमानदारी, बड़ों का आदर करना, डिसिप्लिन और अच्छे संस्कार सिखाना। वहीं भाषा विकास को देखें तो बच्चों के सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाना और उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना। अब है रचनात्मकता का विकास। चूँकि रेडियो में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बच्चे पूरी कहानी खुद इमेजिन करते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और सोचने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियों को, जैसे कि आयु के अनुसार सामग्री। 5 साल के बच्चों की चॉइस अलग होती है, 12 साल के बच्चे की अलग, इसलिए एक ऐसा कॉमन कंटेंट तैयार करना जो सबको पसंद आए बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरा होता है रुचि बनाए रखना, यानी कि बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, इसलिए हर सेकेंड प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद आता है सरल भाषा का प्रयोग, यानी कि अपनी विद्वता छोड़कर बच्चों के लेवल की एकदम आसान और प्यारी भाषा लिखना हर राइटर के बस की बात नहीं होती।
अब आता है शिक्षा और मनोरंजन का संतुलन। यानी कि अगर प्रोग्राम में सिर्फ ज्ञान देंगे तो बच्चे रेडियो बंद कर देंगे और सिर्फ मस्ती कराएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों का बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। एवं पांचवा एवं लास्ट आता है आधुनिक माध्यमों का प्रतिस्पर्धा। यानी कि द मेन प्रॉब्लम, आज के बच्चे टीवी, यूट्यूब, स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स के आदी हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ आवाज़ वाले रेडियो की तरफ अट्रैक्ट करना सबसे बड़ी और भयंकर चुनौती है। यानी कि बच्चों के लिए रेडियो शो का मकसद उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, लेकिन स्मार्टफोन के इस दौर में उन्हें रेडियो सुनाना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रेडियो कमेंट्री की उपयोगिता पर विचार करते हुए अच्छे कमेंटेटर के गुणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि यह क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहला कि रेडियो कमेंट्री की उपयोगिता यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा कि एक अच्छा कमेंटेटर बनने के लिए इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसके आंसर को अगर हम लोग देखें तो रेडियो कमेंट्री वह कला है जिसमें किसी घटना, विशेषकर खेल, समारोह या महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आंखों देखा हाल शब्दों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी कि रेडियो कमेंट्री शब्द के जरिए पेंटिंग करने जैसी बहुत ही खूबसूरत कला है। इसका रेडियो पर बहुत ही खास और बड़ा स्थान है, क्योंकि सुनने वाले के पास कोई विजुअल सपोर्ट नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ कमेंटेटर की आवाज़, पूरे भरोसे और पूरी पिक्चर अपने माइंड में इमेजिन करता है। इसलिए इस फील्ड में एक परफेक्ट और गुणी कमेंटेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो अब हम लोग रेडियो कमेंट्री की उपयोगिता को देखेंगे। जैसे कि त्वरित जानकारी, तो श्रोताओं को घटना की तत्काल और लगातार जानकारी मिलती है। क्या होती है कि जो श्रोता होते हैं उसको घटनाओं की तत्काल, तुरंत की और लगातार रेगुलर जानकारी होती है। वहीं दूसरा आता है घटना स्थल का अनुभव। यानी कि कमेंट्री सुनकर श्रोता एवं स्वयं को घटना के निकट महसूस करते हैं। यानी कि वो जो बोला जाता है ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं मनोरंजन का साधन। यानी कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कमेंट्री जो है श्रोताओं का मनोरंजन करती है। यानी कि इसमें जो है खेल खेल में मनोरंजन हो जाता है और अपने कामों को भी कनेक्टिविटी से हम करते रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच। यानी कि जहां पर टीवी या फिर अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं वहां भी लोग कमेंट्री सुन सकते हैं। एवं अब बात करते हैं हम लोग जागरूकता के बारे में। यानी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? जागरूकता। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अच्छे कमेंटेटर के गुणों के बारे में। यानी कि उसके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं। जैसे विषय का गहरा ज्ञान होना, कमेंटेटर को संबंधित विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज़ होना चाहिए। उसका जो आवाज़ है साफ, आकर्षक और सुनने योग्य होना चाहिए। किसका? कमेंटेटर का। उसके बाद आता है तीसरा, यानी कि भाषा पर पकड़। सरल, शुद्ध और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसको? कमेंटेटर को। फिर नेक्स्ट आता है त्वरित सोचने की क्षमता। यानी कि तुरंत सोचने की क्षमता। कुछ सिचुएशन तुरंत बदल जाते हैं तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो है तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि अचानक से बारिश आ जाना, तूफान आ जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना, तो वो क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार तुरंत खुद को बदल लेता है। अब बात हम लोग निष्पक्षता के बारे में। यानी कि कमेंटेटर को बिना पक्षपात के तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। तो अब आता है आत्मविश्वास। यानी कि प्रस्तुति में आत्मविश्वास का संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो वो श्रोताओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों 1 से 26 तक हमने अभी तक सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन को काफ़ी डीप और अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ वाले सवाल।
तो एग्ज़ाम काफ़ी सर पर है और हमारा वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए आप इसे नोट्स परचेज़ करके खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको इसे पढ़ने में और समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं आएँगी। अगर आप हमारे वीडियो को लिसन कर लेते हैं और उसके बाद नोट्स परचेज़ करके रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और पीडीएफ को परचेज़ कर लें और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतरीन बनाएँ। क्योंकि सिर्फ वीडियो सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका रिवीज़न करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने हमारे ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको आज की सेशन में क्या अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी इम्प्रूवमेंट करती हूँ और बेहतर बनाने की प्रयास करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।